अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि लाइट रिएक्शन या लाइट फेस भी आप कह सकते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेस। तो लाइट डिपेंडेंट फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है बाय द फोटो सिस्टम, एक्साइटेशन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ATP एंड रिडक्शन ऑफ NAD+ टू NADPH। तो हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। वो किस तरह की, दो टाइप्स की तरह होता है। एक तो होता है हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इसमें क्या होता है कि साइक्लिक में क्या होता है कि द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर लीविंग अ पार्टिकुलर फोटो सिस्टम डू नॉट कम बैक, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ़्लो करते हैं तो वो वापस नहीं आते, क्योंकि ये जो है नॉन साइक्लिक होता है, यानी कि ऑब्वियसली रिपीटिव नहीं होता प्रोसेस। तो क्या होता है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर लॉसिंग देयर एनर्जी आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अनदर मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या होते हैं, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, वो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे नोट करवाए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आ जाती है और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आ जाती है। तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है उसमें ऑब्वियसली उसके नेम से ही पता चल रहा है कि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वापस नहीं आते आफ्टर लॉसिंग देयर एनर्जी आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अनदर मॉलिक्यूल, यानी कि वो किसी और मॉलिक्यूल में चले जाते हैं और वो कम बैक नहीं करते। उसके बाद अगर हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को देखते हैं तो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आफ्टर लीविंग अ पार्टिकुलर फोटो सिस्टम फाइनली कम बैक टू देयर फोटो सिस्टम अगेन, यानी कि वो अगर वो जाएंगे भी, इलेक्ट्रॉन फ्लो भी करेंगे तो वापस अपने फोटो सिस्टम में आ जाएंगे पार्टिकुलर। और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है हमारे पास लाइट रिएक्शन में, यानी कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, वो होता है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ ATP। और जो प्रोडक्शन ऑफ ATP लाइट रिएक्शन के अंदर होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो तभी यहाँ पे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का वर्ड यूज़ किया जा रहा है। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन का जब भी वर्ड यूज़ किया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्शन ऑफ ATP की बात हो रही है यहाँ पे। और जो मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होता है हमारे पास फोटोफॉस्फोरिलेशन में, वो क्या कहलाता है हमारे पास? कीमियोस्मोसिस। ठीक है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इंक्लूड होता है हमारे पास, उसको हम नॉन साइक्लिक कहते हैं। और जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो उसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देख लिया लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का क्या होता है। अब हमने ये प्रोसेस देखना है कि नॉन साइक्लिक में किस तरह से प्रोसेस होता है और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में किस तरह से प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके 5 स्टेजेस होते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के, वो आप देख लें यहाँ पे। पहला जो हमारे पास स्टेज आता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम 2 एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सेकंड स्टेज जो आता है हमारे पास फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फिर जो थर्ड स्टेज आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1। और उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ स्टेज आता है वो आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम 1 एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद जो फिफ्थ स्टेज आता है हमारे पास वो आता है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम PS1 टू NAD+। ठीक है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमारे पास 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक एक करके किस तरह से चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। मैं आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की डायग्राम भी यहाँ पे शो कर दूँगी, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है। सबसे पहले तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो भी होता है हमारे पास लाइट रिएक्शन, ये हमारे पास हायर प्लांट्स में होता है और ये रूटीन के मुताबिक होता है। इस प्रोसेस में बोथ फोटो सिस्टम, यानी कि फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 दोनों यूटिलाइज होते हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर इन्वॉल्व, यानी कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों यूटिलाइज भी होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रांसपोर्ट चेन्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। और व्हेन
PS2 absorbs light, its excited electron after flowing through an electron transport chain are transferred to PS1। यानी कि वो ये कह रहे हैं जब PS2 फोटो सिस्टम 2 हमारे पास लाइट एब्जॉर्व करता है तो उसके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आफ्टर फ्लोइंग यानी कि जैसे वो फ्लो करते हैं उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ट्रांसफ़र किस में हो जाते हैं, फोटो सिस्टम 1 में। यानी कि फोटो सिस्टम 2 लाइट एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फोटो सिस्टम 1 में। सिमिलरली द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स विच आर liberated from photosystem 1 are finally accepted by NADP+, therefore it's called non-cyclic electron। यानी कि non-cyclic electron में हमने पढ़ा था कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था इंट्रोडक्शन में कि क्या होता है कि the excited electron after leaving a particular photosystem do not come back but क्या हो जाते हैं, इनकॉर्पोरेटेड इनटू अनदर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि जो है वो कम बैक नहीं होता, लेकिन वो किस में हो जाते हैं, ट्रांसफ़र फाइनली एक्सेप्टेड बाय NADP+। यानी कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फोटो सिस्टम 1 के, वो कौन एक्सेप्ट करता है, NADP+। तभी वो उन्होंने बताया कि ये इसको हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो कहते हैं। उसके बाद इवेंट्स उन्होंने बताए हैं वही जो मैंने आपको बताया फर्दर। उसका सबसे पहला इवेंट क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम 2 एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। ये हमने शॉर्ट में पैराग्राफ में पढ़ लिया कि नॉन साइक्लिक क्या होता है। अब हम इस एक एक इवेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेज पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या होगा कि जब 2 फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटो सिस्टम 2, the 2 electrons become excited and begin to move along the atoms of different pigments with photosystem। यानी कि जब वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, फिर जब वो मूव करेंगे along the atoms of different pigments within photosystem, अल्टीमेटली absorbed एनर्जी होगी वो कहाँ पे चली जाएगी, रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2 जो कि हमारे पास है P680 एंड कॉज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू बी एक्साइटेड। यानी कि जब 2 फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटो सिस्टम 2, तो फिर जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्साइटेड होंगे और फिर वो कहाँ पे मूव करेंगे, डिफरेंट पिगमेंट्स में जो हमारे पास फोटो सिस्टम में होते हैं, जो कलर्स देते हैं। फिर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी जो है वो रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 2 पे जाएगी यानी कि P680 एंड कॉज इट्स इलेक्ट्रॉन टू बी एक्साइटेड। दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। यानी कि जितने भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कहाँ पे कैप्चर होंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2 एंड लीड टू इलेक्ट्रॉन होल्स। हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी भी कह सकते हैं इन द फोटो सिस्टम बिहाइंड। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड इवेंट यानी कि सेकंड स्टेज, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन होती है ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम 2 एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड इवेंट पे हम देखेंगे कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किस तरह से इस प्रोसेस में आती है। यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होल्स होंगे फोटो सिस्टम के वो फिल होने चाहिए मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर में एंजाइम रिएक्शन हो सके। यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन होल्स फिल होंगे तो फिर प्रेजेंस ऑफ वाटर में एंजाइम रिएक्शन हो सकता है। तो व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ऑफ क्लोरोफिल इन फोटो सिस्टम इट ब्रेक अप इनटू 2H+ आयंस and 2 electron losses and 1/2 O2। यानी कि एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, since this breakdown occurs presence of sunlight therefore it is termed as photolysis of water। The electrons released from water are used to fill the electron holes of photosystem 2। यानी कि ये जो वाटर हमारे पास रिलीज़ होता है ये किस लिए होता है कि इलेक्ट्रॉन होल्स को फिल करने के लिए जो फोटो सिस्टम 2 के होते हैं, और ये जो क्या है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये प्रोसेस होता है, तो इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। उसके बाद हम थर्ड इवेंट पे आ जाते हैं जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1। अब ये जो है प्रोसेस ये भी देख लेते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो रिलीज हुए थे फोटो सिस्टम 2 से और उन्होंने कैप्चर किया था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, अब वो कहाँ फ्लो करेंगे, फोटो सिस्टम 1 में थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और फिर जो होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो था वो एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन था यानी कि प्लास्टोक्वाइनाइन PQ। फ्रॉम PQ द इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द
कॉम्प्लेक्स ऑफ अनदर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, यानी कि यहाँ पे आयरन प्रोटीन्स, हमारे पास आयरन प्रोटीन्स के ज़रिए फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। सबसे पहले हमने कौन से प्रोटीन का नाम लिया, प्लास्टोक्वाइनाइन PQ, और उसके बाद हमारे पास एक और आ जाएगा साइटोक्रोम, विच कंसिस्ट ऑफ साइट B6 एंड साइट F। द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इज़ नॉट ओनली एन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो वर्क एज प्रोटोन पंप, यानी कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है बल्कि एक प्रोटोन पंप की तरह भी ये काम कर सकता है। क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे हमारे पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से स्टिमुलेट्स करेंगे टू पंप द प्रोटोन फ्रॉम स्ट्रोमा टू द थायलाकोइड इनर स्पेस, यानी कि फिर वो क्या करेंगे, जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेट्स करेगा, पंप करेगा प्रोटोन को कि स्ट्रोमा से कहाँ जाएँ, थायलाकोइड इनर स्पेस में। In this way, the energy of flow of electron is transformed into a gradient of proton in the cyclid, यानी कि जब ये हो जाएगा तो gradient of proton में हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एनर्जी। The proton gradient activate an enzyme in thylakoid membrane, और फिर ये जो प्रोटोन ग्रेडियंट होगा ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा थायलाकोइड मेम्ब्रेन में, जो कि एंजाइम कौन सा है हमारे पास, ATP सिंथेसिस। सिर्फ हमारे पास मूव करेगा प्रोटोन बैक इनटू द स्टोमा, बट ऑल्सो कैटेलाइज द रिएक्शन इन विच ADP एंड PIR कंबाइन टू फॉर्म ATP, यानी कि फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ATP सिंथेसिस जो है वो प्रोटोन को दोबारा से स्टोमा में भेजेगा, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका क्या फंक्शन है कि वो कैटेलाइज करेगा रिएक्शन को कि वो ATP बनाए। This whole mechanism, which involves flow of electron, pumping of electron and generation of ATP by liquid membrane is called chemiosmosis, यानी कि वो कह रहे हैं ये जितना भी हमारे पास प्रोसेस होगा जिसमें ATP जनरेट होगा इसको हम क्या कहेंगे, chemiosmosis process, ठीक है। This ATP generated by light reaction will provide chemical energy for the synthesis of sugar during Calvin cycle, यानी कि ये जो ATP होगा ये हमारे पास synthesis of sugar during Calvin cycle भी काम आएगा। And the energized electron after losing their energy move from cytochrome complex to a copper containing protein, यानी कि फिर वो जो हमारे पास energized electron होंगे जब वो अपनी energy lost कर देंगे उसके बाद वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन यानी कि प्लास्टोसाइनिन, जिसमें हमारे पास कॉपर होगा। एंड फाइनली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फोटोसिस्टम 1, यानी कि इससे क्या हुआ, फाइनली हमारे पास ये स्टेज जो था कंप्लीट हो गया। क्या हमने था इस स्टेज का क्या नाम था, थर्ड इवेंट का, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 टू फोटोसिस्टम 1। तो जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फाइनली फोटोसिस्टम 1 में पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ इवेंट आता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 1 एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। अगर आप डायग्राम में भी देखें तो डायग्राम में भी उन्होंने नीचे बॉक्सेस में मेंशन किया हुआ है फोटोसिस्टम 2, B6F कॉम्प्लेक्स, फोटोसिस्टम 1, NADP, यानी कि उन्होंने पूरा प्रोसेस को अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझनी है तो आप डायग्राम को देख के समझें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं यही अपने फोर्थ इवेंट पे। अब यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिस्टम 1 में एब्जॉर्प्शन होनी है। तो फोटोसिस्टम 1 का क्या था, P700 इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स 2 फोटोन ऑफ लाइट, यानी कि 2 फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर बोस्टेड टू अ हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे और P700 मॉलिक्यूल पॉजेस these excited electron to a primary electron acceptor of PS1, यानी कि फिर जो P700 मॉलिक्यूल होगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड जो होंगे उनको पास करेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1। तो क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल्स बन जाएंगे। फिर जो ये इलेक्ट्रॉन होल्स होंगे इनको हम फिल करेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीव फ्रॉम द P680 विया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन होल्स होंगे हमारे पास P700 के, इनको हम फिल करेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से लिए थे। ठीक है, इस प्रोसेस के बाद हमारे पास फिफ्थ इवेंट आ गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम PS1 टू NADP+। अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 होगा, वो पास होगा फोटो एक्सिस्टिक इलेक्ट्रॉन यानी कि फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन
टू अ सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहाँ पे जो एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 थे वो पास होंगे फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, फिर टू अ सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे हुआ। फिर द इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय फेरेडॉक्सिन। यहाँ पे फेरेडॉक्सिन की आगे हमारे पास इट इज़ एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, यानी कि ये जो हमारे पास प्रोटीन है इसके अंदर आयरन है। एन एंजाइम कॉल्ड, और जो एंजाइम होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास NADP रिडक्टेज, यानी कि फ्लेवो प्रोटीन एंजाइम। ट्रांसफ़र द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फेरेडॉक्सिन टू NADP प्लस। ये जो करेगा ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन के जो होंगे उनको NADP प्लस में, और फिर जो NADP प्लस होगा कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म NADPH, यानी कि वो कंबाइन इसलिए होगा क्योंकि उसने फॉर्म करना है NADPH। द NADPH विल प्रोवाइड रिड्यूसिंग पावर फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर इन द कैल्विन साइकिल। जिस तरह के उसके बाद मतलब कि ये भी जो है वो हमारे पास NADPH हमारे पास यूज़फुल होगा इन कैल्विन साइकिल फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्रू द टू फोटो सिस्टम ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज़ नॉन एज Z स्कीम ड्यू टू इट्स कॉन्सेप्चुअल जिगजैग शेप। यानी कि अगर आप डायग्राम में देखें जो मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर शेयर की है तो उसका जिगजैग शेप बन रहा है, तो हम इसको Z स्कीम भी कहते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को। तो यहाँ पे हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का जो प्रोसेस था वो एंड होता है। उसके बाद हम अब आते हैं अपने साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, यानी कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ATP होती है और NADPH होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों की ही हो गई। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 टू PS1 में हमारे पास ATP की सिंथेसिस हो गई, यानी कि ATP जनरेट हो गया, और लास्ट इवेंट में हमारे पास NADPH हो गया। ठीक है, तो यानी कि उन्होंने ये बताया कि लाइट रिएक्शन दो तरीके से आप कर सकते हैं, यानी कि दो तरीके से आपके पास हो सकता है, एक तो नॉन साइक्लिक एक तो साइक्लिक। दोनों में ही जो है वो इस तरह से आप कर सकते हैं परफॉर्म। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इसलिए थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि उसमें जो है वो आपको कम बैक नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कम बैक नहीं होते, इसलिए फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होते हैं। अब हम आ जाते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, इसकी भी डायग्राम में शेयर कर दूँगी। आप अगर डायग्राम्स वगैरह को देखेंगे तो आपको ज़्यादा से अच्छे से क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या क्या होता है। इसके मैंने कोई बेसिक इवेंट्स तो नहीं है, लेकिन मैंने क्लियरेशन के लिए 3-4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिससे आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी थोड़ी बहुत। सबसे पहले तो साइक्लिक में हमने याद रखना है कि ओनली फोटो सिस्टम 1 इज़ यूटिलाइज्ड। जिस तरह के नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम यूटिलाइज़ हो रहे थे, यहाँ पे सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूटिलाइज़ होगा। और नो प्रोडक्शन ऑफ NADPH, यानी कि वहाँ पे दोनों की प्रोडक्शन हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ ATP की होगी। एंड नो अकरेंस ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी नहीं होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। एंड नो रिलीज़ ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो आपने जहन में रखने हैं, जो कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक का बेसिक डिफरेंस भी है। तो अब ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने ये देखना है कि द राइज इन NADPH एंड डिफ्लेक्ट ऑफ ATP में स्टिमुलेट अ टेम्पररी शिफ्ट फ्रॉम अ नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो अंटिल ATP सप्लाई कैचअप टू द डिमांड। यानी कि वो कह रहे हैं कि आपका हो सकता है इस साइकिल में NADPH राइज हो और ATP का जो है वो डिफिस्ट हो, क्योंकि यहाँ पे जब तक शिफ्टिंग फ्रॉम अ नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जब तक कि ATP सप्लाई जो है वो कैचअप डिमांड ना हो जाए तब तक ये मसला हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो अ पैराडोमिनेंट पाथवे ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, यानी कि एक ये प्रीडोमिनेंट पाथवे ऑफ लाइट रिएक्शन होता है कि अगर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस हमारे पास हो जाए, लेकिन एक्सेप्ट साइनोबैक्टीरिया। इन दिस मैकेनिज़्म ओनली PS1 इज़ यूटिलाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया। इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, यानी कि फॉर्म ऑफ फोटोन में एनर्जी एब्जॉर्ब्स होती है। और व्हेन एनर्जी रीच द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 द इलेक्ट्रॉन आर बूस्टेड अप टू हायर एनर्जी लेवल, यानी कि जब एनर्जी जो होती है हमारे पास रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1 में बूस्ट अप हो जाती है
तो ये एक हायर एनर्जी लेवल पे चली जाती है। सच एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट कैप्चर्ड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1, यानी कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे पहले कैप्चर होते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1, देन दे मूव थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर उसके बाद वो मूव होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए कंटेनिंग फेराडॉक्सिन, यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ा FD, साइटोक्रोम B65 कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टोसाइनिन, यानी कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये इनके साथ ही होते हैं। When electrons are passed from cytochrome B65 complex and ATP is generated by chemiosmosis, यानी कि जब वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से पास होते हैं तो ATP को जो है वो जनरेट करते हैं बाय कीमियोस्मोसिस। कीमियोस्मोसिस भी क्या होता है हमने ऊपर पढ़ा है। फाइनली द इलेक्ट्रॉन आफ्टर लॉसिंग द एनर्जी रिटर्न बैक टू P700 क्लोरोफिल इन PS1 रिएक्शन सेंटर, यानी कि जब वो कंप्लीटली अपने आप को एनर्जी अपनी लॉस कर देते हैं तो वो वापस आ जाते हैं कहाँ पे, P700 क्लोरोफिल में PS1 में रिएक्शन सेंटर। देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ NADPH, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, नो अकरेंस ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड देयरफॉर नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि साइक्लिक में हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स वापस आते रहते हैं और वही प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तो ये कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। नॉन साइक्लिक थोड़ा सा हो जाता है लेंथी, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल में पास होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो फ्लो रहता है। लेकिन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कम बैक नहीं होते। यहाँ पे ये डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वापस आते रहते हैं, इसलिए ये प्रोसेस इतना छोटा सा है, क्योंकि एक आता है फिर इस तरह से रिपीटेशन होती रहती है, तो इसलिए ये प्रोसेस छोटा सा है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे रिपीटेशन नहीं होती, इसलिए वो थोड़ा सा लेंथी है। और आज हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है कि उसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन असल में होता क्या है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं आप, और लाइट रिएक्शन भी कह सकते हैं आप, और लाइट रिएक्शन फेज़ भी कह सकते हैं आप। और इंशाल्लाह अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं कोशिश करूँगी कि मैं डार्क रिएक्शन को कवर करूँ, कि अगर हम बायो एनर्जेटिक्स के टॉपिक्स देखें तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायो एनर्जेटिक्स के, जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली आप सबको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन समझ आ गया होगा अच्छे से। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उसको हल कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।